हेलो वीवर। आज हम जो है कि समसामयिकी क्रॉनिकल जो पत्रिका मंथली आती है, जुलाई 2023 की ये पत्रिका है और इसको हम जो है कि पढ़ेंगे और इसको पढ़ा जाएगा और हमारे साथ आप लोग जुड़िए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है। अभी हाल ही में जो है पीसीएस प्री का एग्ज़ाम हुआ था, 14 मई 2023 को हुआ था, जिसमें 15 क्वेश्चन हूबहू इसी से आए थे, इसी टॉपिक से जो है आए थे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है। इसको सभी जितने आईएएस पीसीएस जितने पीसीएस हुए हैं, सॉरी आईएएस नहीं, पीसीएस के जितने अभी पूर्व जो है कि 2022 का रिजल्ट आया, जितने लोग हुए हैं, इस पत्रिका को बहुत से लोगों ने बताया है और ये बहुत ही अच्छी पत्रिका मानी जाती है। और इसमें बहुत ही अच्छे रूप से जो है करंट को सभी जगह से समायोजित करके दिया रहता है। देखिए, कुरुक्षेत्र योजना, विज्ञान प्रगति, कोई चीज़ आपको अलग से पत्रिका लेकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये कुरुक्षेत्र योजना जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक को बिंदुवार रूप से दे दिया है, तो इससे आपको अलग से कोई योजना भी नहीं पढ़नी है, ना कुछ क्षेत्र पढ़ना है। अर्थव्यवस्था समझ, प्रमुख वक्र, रिकवरी, देखिए महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और जो अभी हाल ही में जो पेपर हुए हैं, देखिए प्रतियोगी परीक्षा प्रश्नोत्तर सार, यूपी पीसीएस प्रारंभिक 2023 का परीक्षा, इसमें मैं बताऊँगा कौन क्वेश्चन इस पत्रिका से आया था, ठीक ना। तो आपको उसी समय पता चल जाएगा, ठीक। तो ये देख लीजिए आप लोग, ये सभी समसामयिकी क्रॉनिकल जो आती है मंथली मासिक पत्रिका, उसी का है जुलाई 2023 मंथ का जो है कि हम घटनाचक्र समसामयिकी जो है उसको पढ़ा जाएगा। अब इसमें क्या कैसे पढ़ा जाएगा, मेरा उद्देश्य है कि ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना, 15 मिनट की वीडियो होगी जिसमें एक टॉपिक को उठाया जाएगा और अच्छे से अध्ययन किया जाएगा। और उसमें जो है कि जो स्टार लगाया जाएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होगी उस पर जो है कि 3 स्टार रहेगा, जो कम होगा 2 स्टार रहेगा, 2 स्टार रहेगा। और पढ़ना सभी पहले है, लेकिन लास्ट में जो है कि मैं जो है कि फॉर्मेट रूप में जो है कि क्वेश्चन दूंगा, जिसको आप लोगों को याद करना है, या क्वेश्चन केवल रहेगा, आंसर नहीं रहेगा। इससे आप लोगों को सोचना है, उसको आपको जो है कि उसी को आप जो है कि नोट में अपने लिखना है, ताकि आप लोग जब सोते समय आप जैसे भी रहे उसको देखिए, बार बार सोचिए। इसी तरह जितने लोग होते हैं पीसीएस आरओ अधिकारी, इसी तरह जो है कि अपना एक नोट बनाते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं और सोचते हैं। तो हम उसी रूप में फॉर्मेट रूप में जो है क्वेश्चन जो है कि देंगे, उसी को वही जो है महत्वपूर्ण होगा, स्मरणीय तथ्य होगा, वही जो है कि एग्जाम में पूछेगा। जिस डायमेंशन से क्वेश्चन बन सकते हैं उस टॉपिक से, उसे हम आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो चलिए अंतर्राष्ट्रीय को देखा जाता है। और देखिए, जैसे मान लीजिए, जैसे मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला पहला देश कौन है, आयरलैंड। तो मैं क्वेश्चन बनाऊंगा कि शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला पहला देश कौन सा है। तो आपको बस सोचना होगा उसमें कि आयरलैंड था। कौन था, ये अंतर्राष्ट्रीय टॉपिक है, आयरलैंड था। तो देखिए, उसके बाद आयरलैंड के स्वास्थ्य मंत्री स्टीफन डोनेली, ठीक, 22 मई 2023 को नए स्वास्थ्य नियमों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो शराब पीने के स्वास्थ्य जोखिम के साथ साथ उत्पादन की कैलोरी गिनती के बारे में चेतावनी देगा। इसका उद्देश्य क्या है, ये भी देखिए। शराब के सेवन से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, ठीक। यह कानून 22 मई 2024 से प्रभावी होगा, जिससे व्यवसायियों को नई आवश्यकताओं को समायोजित करने का समय मिल जाएगा। चेतावनियाँ अत्यधिक शराब के सेवन से जुड़े स्वास्थ्य खतरे के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करेगी, व्यक्तियों को निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करेगी। स्वास्थ्य चेतावनी में लीवर, स्वास्थ्य चेतावनी में क्या शामिल है, देखिए, लीवर की बीमारी, हृदय संबंधी समस्याएं, कैंसर के बढ़ते जोखिम, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं और अन्य संबंधित खतरे शामिल होंगे, ठीक। ये आपने पढ़ लिया। अब देखिए, मैंने जो कहा था आप लोगों से कि 3 स्टार मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है, रस्त अस्तारा रेल लिंक निर्माण हेतु किन 2 देशों के मध्य समझौता हुआ, किन 2 देशों में समझौता हुआ है, रूस और ईरान के बीच। किसके बीच, रूस और ईरान के बीच। अब देखिए क्या इसके अंदर है, तो मैं क्वेश्चन बनाऊंगा कि किन 2 देशों के मध्य रस्त और अस्तारा रेल लिंक, अंतर महाद्वीपीय रेल लिंक, या यहाँ देखिए इसे है आपका टॉपिक, अंतर महाद्वीपीय रेल लिंक किन 2 देशों के मध्य जो है कि समझौता हुआ है चलने के लिए। इस तरह मैं क्वेश्चन बनाऊंगा ताकि आप लोग उस पर सोचिए कि कौन सा 2 देश हैं। देखिए यहाँ, अब रस्त अस्तारा रेल लिंक निर्माण किन देशों में समझौता हो रहा है, रूस और ईरान के बीच। रूस और ईरान के बीच अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, ये मेंस का टॉपिक है, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर। लेकिन प्री में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा के एक हिस्से के रूप में ईरान में, कहाँ, ईरान में क्या है, रस्त अस्तारा रेल लिंक के निर्माण के लिए रूस और ईरान ने हाल ही में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
अब देखिए यहाँ से एक ही जगह से नहीं, आपको देखिए लोग क्या करते हैं, करंट पढ़कर जो है कि चले जाते हैं, मतलब करंट रास्ता तारा ये दो देशों को मतलब रिले लिंक है, बस यही बहुत इंपॉर्टेंट। इस तरह नहीं पढ़ना, हर डायमेंशंस पढ़ना। जैसे कि आप यहाँ देखिए, अब कैस्पियन सागर दे दिया है, तो इसको आपको मैप रखना है। अब कैस्पियन सागर देखिए किन किन देशों से इसकी सीमा बनती है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत से एग्जाम में और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे सीरियस लीजिएगा। कैस्पियन सागर के आसपास कितने देश हैं उसको आप लोगों को देखना है। और उदाहरण के रूप में हम बता दें कि अजरबैजान जो बाकू जो राजधानी अजरबैजान की, इससे संबंधित जो क्वेश्चन पीसीएस में पूछा जा चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। तो इस तरह नहीं आपको पढ़ना है कि रूस और सतारा रेल लिंक केवल है रूस और ईरान के बीच समझौता हुआ है, बल्कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसे भूगोल से या अन्य चीज़ों से रिलेट कैसे किया जाए उसके बारे में भी हम बताएंगे, ताकि आप RO PCS 2024 या जो भी आगे जो जुलाई अगस्त सितंबर जब भी एग्ज़ाम जो भी हो, RO VO जो भी हो, उसमें आपको पूरी तरह से क्वेश्चन इससे बाहर ना जाए। तो देखिए, यह कैस्पियन सागर के पास ईरान के एक तटीय शहर रस्त को और अजरबैजान के सीमावर्ती शहर अस्तारा से जोड़ेगा। ठीक ना, अजरबैजान का शहर जो है अस्तारा उससे जोड़ेगा। इस रेल लिंक से यात्रा के समय 4 दिन की कमी आएगी थी। इसका उद्देश्य रेलवे और समुद्री परिवहन के माध्यम से भारत ईरान किन देशों में किसको लाभ होगा, भारत ईरान रूस और अजरबैजान व अन्य देशों को जोड़ेगा। यह इसका उद्देश्य क्या है, रेलवे और समुद्री परिवहन के माध्यम से भारत ईरान रूस और अजरबैजान और अन्य देशों को जोड़ना है। अब देखिए, यह अंतर्महाद्वीपीय लिंक इन देशों के मध्य सुचारू व्यापार और बेहतर कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करेगी। इस मार्ग में स्वेज नहर की तुलना में एक महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार मार्ग बनने की क्षमता है। ठीक, ये हो गया। फिर आप देखिए, भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच, भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच की तीसरी बैठक का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है, 22 मई 2023 को पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री के साथ इस शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की। किसने की, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री के साथ इस शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की। भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच जो है एक बहुपक्षीय समूह है जिसका उद्देश्य प्रशांत द्वीप समूह क्षेत्र के साथ भारत के संबंधों को बढ़ावा देना है। इस मंच की शुरुआत नवंबर 2014 में हुई थी। कब हुई थी, दे देगा कथन और कारक। ठीक ना, इस तरह क्वेश्चन आते हैं, तो ये पूरा टॉपिक पढ़िए। इस मंच की शुरुआत नवंबर 2 जो भी भारत से जुड़े हैं उससे महत्वपूर्ण रूप से अध्ययन कीजिए। इस मंच की शुरुआत नवंबर 2014 में भारत प्रधानमंत्री की फिजी यात्रा के दौरान हुआ था। FIPIC पहल प्रशांत क्षेत्र में भारत की भागीदारी का विस्तार करने के लिए एक गंभीर प्रयास का प्रतीक है। FIPIC में 14 प्रशांत द्वीपीय देश शामिल है। कौन कौन से देखिए, कुक आइलैंड है, फिजी है, किरिबाती है, मार्शल है, आइसलैंड है, माइक्रोनेशिया है, नाउरू है, नियू है, पलाऊ है, पापुआ न्यू गिनी है, समोआ है, सोलोमन आइलैंड, टोगा और तुवालू और वनुआतू है। अब देखिए, 14 प्रशांत द्वीपीय देश आपको पढ़ लिए, तो आपको केवल 14 प्रशांत द्वीपीय देश ही नहीं पढ़ना है, बल्कि फिजी की राजधानी क्या है पूछता है, PCS में पूछता है, RO में भी पूछता है, किरिबाती की राजधानी क्या है, और ये भी देखना है कि कर्क और मकर रेखा पर क्या क्या। इस तरह पूरे डायमेंशन से जब आप लोग पढ़ेंगे तो एक सार्वभौमिक नॉलेज आपके पास होगी, आप अन्य से अच्छा और बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए और उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो आपको क्या करना है, जैसे 14 प्रशांत द्वीपीय देश आपने पढ़ लिया, उसको जाइए मैप खरीदिए, एटलस खरीदिए, उसमें देखिए फिजी की राजधानी क्या है, इसकी अवस्थिति क्या है, किरिबाती क्या है, फिजी और किरिबाती क्या है, कर्क और मकर रेखा पर कर्क रेखा दी जा रही है तो कर्क रेखा पर स्थित है, किस रेखा पर स्थित है, इससे क्वेश्चन मतलब टोगा की राजधानी क्या है, न्यू गिनी क्या है, पलाऊ की क्या है, तुवालू की राजधानी क्या है, माइक्रोनेशिया क्या है, इसके बारे में जानने की कोशिश करिए। यह मंच जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों को प्रशांत द्वीप देशों के साथ जुड़ने के लिए भारत के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। अब ये देखिए, अब इसको कई डायमेंशन सोच सकते हैं। अब क्यों यहाँ जो है कि नवीकरणीय ऊर्जा पर बल दिया जा रहा है, जलवायु परिवर्तन पर क्यों बल दिया जा रहा है, क्योंकि ये द्वीपीय देश है। आप जान रहे हैं कि इस समय देश या विश्व जो है कि जलवायु परिवर्तन से जो है कि जूझ रहा है, और ये सब द्वीपीय देश हैं, तो इनका डूबने की सबसे पहली संभावना होगी। इसलिए ये जो है कि जलवायु परिवर्तन बल दे रहे हैं, नवीकरणीय ऊर्जा बल दे रहे हैं, ताकि जो है कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम हो
और इससे जो है कि भारत का प्रभाव भी बढ़ेगा, इससे चीन को भी रोका जा सकता है। IR जब आप लोग पढ़ेंगे तो ये सब जानेंगे, सामरिक जो हित होते हैं भारत के, इसमें भारत अपना प्रभाव जब बढ़ाएगा तो चीन को भी कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। खैर अब आगे बढ़िए। श्रीलंका में 300 छात्रों को महात्मा गांधी छात्रवृत्ति प्रदान की। अब ये कोई महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिए। हाल ही में श्रीलंका के सभी 25 जिलों के 300 स्कूलों छात्रों ने प्रतिष्ठित महात्मा गांधी छात्रवृत्ति प्राप्त की है। छात्रवृत्ति योग्यता के आधार पर प्रत्येक जिले के सिर्फ 6 छात्रों को हर महीने प्रति छात्र 2500 श्रीलंकाई रुपये प्रदान करती है महात्मा गांधी छात्रवृत्ति। श्रीलंका में छात्रों के लिए शैक्षिक अवसर को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक, आगे बढ़िए। भारत और बांग्लादेश ने शुरू किया 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम। अब पूछेगा 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम किन दो देशों के मध्य हुआ है? भारत और बांग्लादेश के बीच। 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम किन दो देशों के मध्य हुआ है? भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक, भारत और बांग्लादेश ने स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है। बांग्लादेश के 10 स्टार्टअप कंपनियां 8 से 10 मई के मध्य भारत का दौरा कर रही हैं और ये स्टार्टअप ई-कॉमर्स, स्वास्थ्य, परिवहन, रसद, ऊर्जा, शिक्षा और कौशल विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। और देखिए, विनिमय कार्यक्रम बांग्लादेश के 50 स्टार्टअप और भारत के 50 स्टार्टअप के बीच यात्राओं की सुविधा प्रदान करता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य साझेदारी को बढ़ावा देना है, व्यावसायिक संबंधों को विस्तार देना, अनुभवों और ज्ञान को साझा करना है, युवा उद्यमियों के बीच सहयोग बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम की रूपरेखा दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच हाल ही में द्विपक्षीय शिखर सम्मेलनों के दौरान स्थापित की गई थी। तो आगे बढ़िए। भारत में भाग लेने वाली स्टार्टअप कंपनियों को भारत की स्टार्टअप इंडिया पहल से परिचित कराया गया। ठीक, अब देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जापान के नागासाकी में स्वास्थ्य नवाचार पर G7 मंत्री स्तरीय बैठक। एक मिनट रुकिए, पकड़ ले रही पैर में। जापान के नागासाकी में जापान के नागासाकी में स्वास्थ्य नवाचार पर G7 मंत्रियों की बैठक। एक मिनट, अब देखिए, सॉरी थोड़ा। जापान के नागासाकी में स्वास्थ्य नवाचार पर G7 मंत्रियों की बैठक कहाँ हो रही है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 13 मई 2023 को जापान के नागासाकी में ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर पर G7 स्वास्थ्य मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया। बैठक कहाँ हो रही है? जापान के नागासाकी में हो रही है। किसका हो रहा है? G7 मंत्री स्तरीय बैठक हो रही है। कहाँ हो रही है? जापान के नागासाकी में। कहाँ हो रही है? जापान के नागासाकी में। कहाँ हो रहा? जापान के नागासाकी में। ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर पर, किससे संबंधित है? ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर पर। ठीक, इसका उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों को संबोधित करना और स्वास्थ्य सेवा अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नीतियों में प्रगति को बढ़ावा देना है। बैठक में G7 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों और भारत, इंडोनेशिया, वियतनाम और थाईलैंड को आउटरीच 4 जो देश हैं देशों को आमंत्रित किया गया है। G7 स्वास्थ्य मंत्रियों ने संक्रामक रोगों, रोगाणु रोधी, प्रतिरोधी, डिजिटल स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग जैसे विभिन्न दबाव वाले स्वास्थ्य मुद्दों पर चर्चा की। बैठक G7 देशों को सर्वोत्तम प्रथाओं, सफलता की कहानियों, स्वास्थ्य सेवा नवाचार और वितरण में सीखे गए पाठों को साझा करने का अवसर प्रदान करेगा। G7, अब देखिए G7 में कितने देश हैं और इसकी ये आपको ध्यान देना है। ठीक, G7 जैसे कनाडा है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका सहित 7 प्रमुख औद्योगिक देशों का एक समूह है। G7 क्या है? 7 प्रमुख औद्योगिक देशों का समूह है और ये सब विकसित राष्ट्र हैं। पीट देती महत्वपूर्ण टॉपिक है। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन जो देख रहे हैं ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको इंडिकेट कर दिया हूँ मैं। अब देखिए, इसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। 42वां दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? 10 मई 2023 को कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया के लाबुआन बाजो शहर में। कहाँ हुआ? किस शहर में हुआ है? ध्यान से पढ़िएगा।
लाबुआन बाजो शहर में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया है? लाबुआन बाजो शहर में आयोजित किया गया है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक विकास के पीछे केंद्र प्रेरक शक्ति बनने के लिए ब्लॉक की आशाओं और प्रयासों को प्रदर्शित करना है। फिर देखिए आगे, इंडोनेशिया की आसियान अध्यक्षता में शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी? इंडोनेशिया किसकी अध्यक्षता में हो रही है? इंडोनेशिया की अध्यक्षता में हो रही है। इस शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? आसियान मामले और विकास का ऊपरी केंद्र। आसियान मामले और विकास का ऊपरी केंद्र। और इंडोनेशिया ने 1976 और 2003 में शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के बाद 2011 में आसियान की अध्यक्षता की थी। आसियान का पूरा देखिए, आसियान का बेसिक नॉलेज भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, आसियान क्या है, इसके कुल देशों की संख्या कितनी है, ये सब पता होना चाहिए। और मैप में भी देखना है, इनकी राजधानियाँ देखना है, तब जाकर आपका पूरा तैयार होता है। हर एक डायमेंशन से आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को ये दे देगा, जैसे आसियान के विषय में दे देगा। आसियान जो लुक ईस्ट भारत की जो नीति है, मेंस में टॉपिक है, उससे क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके आसियान के बारे में आप लोग को जानना चाहिए कि कितने देश हैं और इनकी राजधानियाँ क्या हैं, क्या विशेषता है। भारत का व्यापार लुक ईस्ट नीति, लुक एक्ट नीति किसने लागू किया, आगे क्यों लागू करना पड़ा। तो आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। कहाँ की गई थी? बैंकॉक की। कहाँ की गई थी? बैंकॉक में की गई थी। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। इसका मुख्यालय क्या है? देखिए, अब पूछ देगा आसियान देशों की मुख्यालय कहाँ है, किस देश में है इसका देशों की मुख्यालय। और इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। आसियान की स्थापना कहाँ हुई थी? 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक हुई। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में कहाँ हुई थी? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में कहाँ हुई थी? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई थी। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। मतलब कुल देशों की संख्या कितनी? कुल 10 है। कितना है कुल देश? कौन है? ब्रुनेई, कम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार है, फिलीपींस, सिंगापुर है, थाईलैंड है और वियतनाम में कौन है? वियतनाम में कौन है? वियतनाम में कौन है? अब वियतनाम की अब एक क्वेश्चन अब मैं पूछ रहा हूँ आप लोग, नीचे जो है कि आप लोग इसका बताइएगा मैसेज में। वियतनाम की जो राजधानी है वो किस नदी पर स्थित है? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। वियतनाम की जो राजधानी है वो किस नदी पर स्थित है, इसको आप लोग जाइएगा मैप में खोजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में। फिर देखिए, संघाई सहयोग संगठन में विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हो रही है? गोवा में हो रही है। कहाँ हो रही है? गोवा में हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस से भी इससे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए इसके बारे में, गोवा में संघाई सहयोग संगठन SCO के 8 सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 4 से 5 मई 2023 को संपन्न हुई। ठीक ना, यह बैठक जुलाई 2023 में नई दिल्ली में होने वाले SCO नेताओं की शिखर सम्मेलन के लिए एक मंच तैयार करेगा। 2023 में भारत की SCO की अध्यक्षता की थीम क्या थी? थीम जो है पूछता है सिक्योर SCO। सिक्योर SCO क्या है? सिक्योर SCO। भारत इस क्षेत्र में बहुपक्षीय राजनीति, सुरक्षा, आर्थिक और लोगों से लोगों के बीच संबंध, जो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं ना, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, तो पीपल टू पीपल इंटरैक्शन को बढ़ावा देने में SCO को विशेष महत्ता देता है। कौन देता है? भारत देता है। भारत की अध्यक्षता में SCO के एजेंडे में क्या है? उन्नत प्रौद्योगिकी और डिजिटल बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने के साथ एक समूह का आधुनिकीकरण भी है। फिर देखिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये भी पूछता है भारत किस सन में या कब जो है कि SCO का सदस्य बना था? 2017 में। अब एक क्वेश्चन और है, आप लोगों को बताना है 2017 में भारत के साथ और कौन से देश थे, कौन सा दोस्त था, इंडिकेट कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ, कौन सा भारत का पड़ोसी देश था जो साथ में सदस्यता ग्रहण की थी। तो 2017 में सदस्य बनने के बाद से भारत ने क्षेत्रीय सुरक्षा, रक्षा, आतंकवाद से निपटने सहित अन्य मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत है या जोर दिया जा रहा है। SCO के सदस्य देशों की वैश्विक DGT में, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा। SCO के सदस्य देशों की वैश्विक DGT में कितनी हिस्सेदारी है? 30% हिस्सेदारी है। दुनिया की 40% आबादी कवर करता है। फिर देखिए संघाई सहयोग संगठन, अब देखिए बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन आते हैं। संघाई सहयोग संगठन का पूछ देगा कि कब स्थापना हुई थी, कुल देशों की संख्या कितनी है, इसके सदस्य कितनी है और इसका राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके मध्य एशिया का जो देश है, लैंड लॉक कंट्री में। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना जो है कि 8 सदस्यीय बहुपक्षीय संगठन है, पहले ये जानिए। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जून 2001 को हुई थी। कहाँ हुई थी? संघाई में हुई थी। कहाँ हुई थी? संघाई में। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? संघाई में की गई थी। कब की गई थी? 15 जून 2001 को। कब? 15 जून 2001 को की गई थी। और कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है? 8 है। कौन है? भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस है, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। फिर से देखिए, भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान
ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। इन सभी देशों को, जो भी मध्य एशियाई कंट्री है, इसकी राजधानी पूछता है। लैंड ब्लॉक देश जो है इसके बारे में पूछता है, बहुत पूछता है। और इसके अंदर जो मरुस्थल है, इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैथमेटिक ज्योग्राफी भी आपका हम तैयार करते चलेंगे। सीरिया अरब लीग में शामिल हो गया, ठीक। हाल ही में सीरिया को पुनः अरब लीग में शामिल कर लिया गया। सीरिया में कई वर्षों से चल रहे गृह युद्ध के दौरान सरकार द्वारा किए गए दमन के परिणामस्वरूप 2011 में अरब लीग से निलंबित कर दिया गया था। अरब लीग उत्तर अफ्रीका और पूर्वोत्तर अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम एशिया मध्य पूर्व के अरब देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। क्या है? क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना, अरब लीग की स्थापना 22 मार्च 1945 को मिस्र की राजधानी काहिरा में 6 देशों मिस्र, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब, सीरिया ने मिलकर की थी। इन सबकी राजधानियाँ याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजधानियाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिस्र, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब, सीरिया ने मिलकर इसकी मिलकर जो कि इस स्थापना कहाँ की थी? मिस्र की राजधानी काहिरा की थी। कहाँ की थी? काहिरा की थी। कुल देशों की संख्या कितनी है? 6 है। कितनी है? 6 है। अरब लीग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ये देखिए, अरब लीग का प्रमुख उद्देश्य सदस्य देशों के मध्य संबंधों को और अधिक घनिष्ठ बनाना है, मजबूत बनाना है, उनकी राजनीतिक गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना है। वर्तमान में अरब लीग में कुल 22 सदस्य हैं। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। सदस्य से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनकी राजधानियाँ हैं, जो ज्योग्राफी में पूछता है, ठीक। कोमोरोस, यमन की राजधानी क्या है? अल्जीरिया की राजधानी क्या है? कोमोरोस की क्या है? जिबूती की क्या है? मिस्र क्या है? इराक का क्या है? जॉर्डन क्या है? कुवैत है, लेबनान है, लीबिया, मारिटानिया, मोरक्को, ओमान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, सीरिया, ट्यूनीसिया, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन। तो इन सब की राजधानी आपको महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पोर्टेंट है। महत्व राजधानी है जो है कि आपको लिखना है, ठीक। अब देखिए, छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था? छठा हिंद महासागर सम्मेलन IOC 12 से 13 मई 2023 के बीच ढाका बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? ढाका बांग्लादेश में किया गया था। सम्मेलन का छठा संस्करण इंडिया फाउंडेशन द्वारा बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय और एस राजरत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, ठीक। देखिए, लास्ट है अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर का लास्ट टॉपिक पेपर है। और इस वर्ष के सम्मेलन का विषय था शांति, समृद्धि और लचीले भविष्य के लिए साझेदारी, ठीक। सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के तरीके पर चर्चा करना है। बची देशों के प्रतिनिधि मंडलों और थिंक टैंकों को एक साथ लाना है, ठीक। और सम्मेलन में D8 सार्क और बिम्स्टेक के प्रतिनिधियों सहित लगभग 150 देश अतिथि भाग ले रहे हैं, ठीक। D8 क्या है? बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, तुर्की के बीच विकास सहयोग के लिए एक संगठन है D8, ठीक। बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और तुर्की के बीच विकास सहयोग के लिए संगठन है। IOC जो है व्यापार, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी सहित हिंद महासागर से संबंधित व्यापक मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करता है। फिर देखिए दूसरा टॉपिक, देखिए सिलहट में एक नई सीमा हाट का उद्घाटन। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं, बस ध्यान लीजिए। भारत और बांग्लादेश के बीच 6 मई 2023 को सिलहट के कंपनीगंज उपजिले के अंतर्गत भोलागंज में एक नई सीमा हाट का उद्घाटन किया गया। इस हाट के शुरू होने से दोनों देशों के बीच व्यापार और आपसी संबंधों में वृद्धि होगी। और यह हाट बुधवार और शनिवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जो खुली रहेगी। इस हाट में कुल 26 भारतीय स्टार और 24 बांग्लादेश के स्टार लगाने की अनुमति है। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, नीचे देख लीजिए। एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये देखिए, पहली सीमा हाट की शुरुआत जो है कि वर्ष 2011 में मेघालय के कल-ई-4 में, पश्चिमी गारो हिल जिले में और बांग्लादेश के कुरीग्राम में की गई थी, ठीक। आगे बढ़िए। अब दुबई में मशीन कैंसी 2023 शिखर सम्मेलन, ये इंपॉर्टेंट है। यूएई सरकार ने दुबई में मशीन कैंसी 2023 शिखर सम्मेलन का आरंभ किया है। कौन किया है? यूएई सरकार। यूएई की राजधानी क्या है? इसको आपको बताना है। एक ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में से एक है, ठीक। सम्मेलन जो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, डिजिटल इकोनॉमी, रिमोट वर्क, एप्लीकेशन ऑफिस और मशीन कैंसी कंपनी के बीच साझेदारी आयोजित किया जा रहा है। और सम्मेलन का उद्देश्य AI के भविष्य और अगली सिलिकॉन वैली बनाने के यूएई के दृष्टिकोण में योगदान करने की क्षमता पर चर्चा करने के लिए विश्व भर के विशेषज्ञों को एक साथ लाना है। यह आयोजन जो है दुबई के आर्थिक और पर्यटन विभाग और दुबई फ्यूचर फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया गया है। शिखर सम्मेलन में AI के क्षेत्र में विभिन्न विशेषज्ञों की प्रस्तुतियों और पैनल चर्चाओं को शामिल किया गया। फिर देखिए, ये भी ठीक है, इम्पोर्टेंट है। भारत बनाएगा मालदीव में एक था हार्बल बंदरगाह। बस इतने बस जानिए कि किस देश में भारत जो एक था हार्बल बंदरगाह बना रहा है।
वो कौन सा देश है? मालदीव, ठीक ना। अब इसकी अब स्थिति जो है कि मैप में देख लीजिएगा आप लोग, एकता हार्बर में, ठीक ना। भारत ने मालदीव के समुद्र में स्थित सी वारू बंदरगाह के विकास और उसकी देखभाल करने का भी समझौता किया है। भारत मालदीव को एक तेज गश्ती पोत और एक लैंडिंग क्राफ्ट भी प्रदान किया। बस इतने बस याद रखिएगा इसमें कि भारत जो है कि एकता हार्बर बंदरगाह मालदीव में बना रहा है, बस यही पूछेगा कुछ नहीं होगा। फिर ये सब इम्पोर्टेंट नहीं उतना है, जैसे NTPC बांग्लादेश आर्थिक और सामाजिक संबंध देख लीजिएगा आप लोग। बांग्लादेश में नई परियोजना हेतु विश्व बैंक द्वारा ऋण की मंजूरी दी गई है, कोई विशेष इम्पोर्टेंट नहीं है। इस तरह आपका जो है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो टॉपिक है आपका जो है कि करंट का ये कंप्लीट होता है। और आप लोगों को उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित होगी, और इसका फॉर्मेट में क्वेश्चन अगले वीडियो में मैं दे दूंगा, बना दूंगा, जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक। और उसके बारे में सोचिएगा, याद करिएगा, पढ़िएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आप लोग। धन्यवाद।